वाला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है जेनेटिक्स यूनिट का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं हम। ये चैप्टर इस सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हमेशा ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और जहां से हमने स्टार्ट किया था हल्का सा रिवीजन करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द डिजिटल बोर्ड। बच्चों, क्लास 12th का आपका चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? आपका चैप्टर नंबर, क्लास 12th का चैप्टर नंबर आपका 5 चल रहा है, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें आपको क्या बताया गया है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये काम किया था? तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। इनके बारे में इनका एक इतिहास ऐसा रहा कि ये बहुत गरीब परिवार के थे और इन्होंने जो जेनेटिक्स के थ्योरीज हैं उनको इन्होंने अंदाजा था अपने पिताजी के साथ फार्म्स पे खेती करते हुए। उसके बाद इन्होंने प्रीस्ट का भी काम किया, तो वहां पे चर्च में बहुत सारी जो फील्ड थी उसमें धीरे धीरे इन्होंने ये नियम धीरे धीरे सोचे, अंदाजे, क्योंकि वैज्ञानिक थे ना, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने रिसर्च करी। उसके बाद इनको नाम फादर ऑफ जेनेटिक्स कब दिया गया पता है आपको? जब इनके जीवन काल के बाद इनको उसकी पहचान नहीं मिली थी। इन्होंने बहुत पहले ये सारे नियम बना दिए थे, बहुत पहले इन्होंने ये सारे नियम लगाए थे, लेकिन उसको पहचान नहीं मिली थी। पहचान उनको बहुत बाद में मिली थी। इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वो क्या थे? इनहेरिटेंस और वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस क्या था? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, यानी कि माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और यही क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी अनुवांशिकता का आधार जो है वो यही इनहेरिटेंस है, जिसको आप वंशागति कहते हैं। ठीक है। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जो है विविधता, वो क्या है कि अपने माता पिता से जो प्रोजेनी है या जो बच्चा है या अगली पीढ़ी है उसके और माता पिता के बीच कितनी विविधता है ना? तो वो विविधता की डिग्री जो है वो वेरिएशन से काउंट होती है। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन में भी इन टर्म्स ऑफ मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी। वेरिएशन अलग अलग तरीके की हो सकती है, या तो वो दिखाई पड़े आपको या वो अंदरूनी हो। एंड बिहेवियरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। जैसे कि इसमें अगर हम केवल मनुष्यों का एग्जाम्पल लें तो अपने माता पिता से कुछ बच्चे देखने में अलग होते हैं, कुछ बच्चे ऊंचाई में, लंबाई में अलग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिहेवियर से अलग होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो चेंजेस अलग, विविधता किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है वो मार्फोलॉजिकल चेंज हो सकता है वो फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है वो किसी कोशिकाओं के स्तर पे चेंज हो, साइटोलॉजिकल चेंज हो। वेरिएशन अराइज ड्यू टू रीशफलिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम्स। अब ये जीन्स, आज हम इनको जीन्स या क्रोमोसोम्स के नाम से कह रहे हैं, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, सर मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तब उनको ये पता भी नहीं था कि जीन्स भी कोई चीज होती है ना? उनको तब ये नहीं पता था। लेकिन बाद में रिसर्चर्स में तब ये पता चला कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनपे जो जीन्स होते हैं, जीन्स की कभी कभी रीशफलिंग के कारण या अपनी जगह चेंज करने के कारण क्या होता है, इस तरीके की वेरिएशन आ जाती है। ठीक है। या क्रॉसिंग ओवर हो सकता है या रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई नया कॉम्बिनेशन बना हो उससे वेरिएशन आया हो या क्रॉसिंग ओवर हुआ हो। उसके बाद आपको इस चैप्टर में म्यूटेशन के बारे में भी पढ़ना है और इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे
जीन्स में कभी कभी चेंज कैसे आ सकता है, मान लो कोई अचानक कोई म्यूटेशन हुआ हो या वातावरण का प्रभाव भी असर डालता है जिससे विविधता दिखाई पड़ती है। अब अगर आप ये कहें कि कोई ब्लैक हेयर वाला व्यक्ति है जिसके बाल काले हैं, तो उस पे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा तो क्या उसके बाल भूरे हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो ये चेंज, वैसे बहुत कम इस तरीके का चेंज होता है। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट तब माना जाएगा जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत लंबे समय तक ठंडे प्रदेश में रहने लगे तो उसकी स्किन में कुछ चेंज आएगा, तो वो आपका इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट कहलाएगा। या किसी गर्म जगह पे बहुत सालों तक रहा जाए तो स्किन कलर में चेंज आ सकता है, तो वो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन त्वरित नहीं होता, तत्काल ये प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। ठीक है, जेनेटिक्स और क्या है? जेनेटिक्स में आपको पढ़ना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल ने कंडक्ट किए हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट, संकरण के प्रयोग उन्होंने किए। किस पर किए? उन्होंने संकरण के प्रयोग किए गार्डन पी पर, यानी कि पाइसम सटाइवम पे, जो आपका उद्यान में मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों तक किए, एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, 34 कैरेक्टर्स को चूज किया था। उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स को कट डाउन कर दिया, 22 कैरेक्टर्स पे पहुंचे, और फाइनली इन्होंने 14 कैरेक्टर्स पे किया था, 14 ट्रेट्स पे किया था, या 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट क्यों किया उन्होंने? द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी पाइसम सटाइवम फॉर एक्सपेरिमेंट्स बाय मेंडल वर, क्या क्या कारण थे? पी यानी मटर हैज मैनी डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकता था, यानी कि उसके पास बहुत सारे लक्षण ऐसे थे जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकता था। मटर का जो लाइफ स्पैन था, जीवन काल था, लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट, तो उसको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल रहे थे, है ना। दूसरा क्या था, फ्लावर्स जो हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते थे उसके, है ना, और रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बीइंग इनक्लोज्ड बाय कोरोला, वो उसके अंदर बंद थे। उसके बाद इट इज इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट, और उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही रहा था, उसको क्रॉस पॉलिनेट करना भी आसान था। किसको? पी फ्लावर को। द हाइब्रिड्स दस प्रोड्यूस्ड वर फर्टाइल, है ना। तो पहले उन्होंने क्या किया, 34 लक्षणों पर उन्होंने काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 34 लक्षणों पे काम करना शुरू किया, ठीक है, वो घट के हो गए 22, और उसके बाद फाइनली उन्होंने 7 जोड़ा लक्षणों पे काम किया। अब 7 जोड़ा क्यों मैं कह रही हूँ, 7 जोड़ा का मतलब इसमें इन्होंने 14 ट्रेट्स पे काम किया जो 7 पेयर्स में थे, 14 ट्रेट्स पे काम किया जो 7 पेयर्स में थे, ठीक है। इसका मतलब कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में फर्क होता है। वो आप कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस पौधे में जो इन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था वो क्या था, हाइट। इन्होंने क्या लिया था, प्लांट की हाइट ली थी, है ना। तो हाइट क्या हो गया, हाइट है इसका कैरेक्टर। लेकिन हाइट 2 तरीके की हो सकती है, या तो क्या होगी, टॉल होगी, या कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। या तो पौधा छोटा होगा या पौधा बड़ा होगा। तो यदि टॉल होगा या ड्वार्फ होगा तो ये कैसा होगा, ये हो गए उनके, ये कैरेक्टर्स हो गए, और ये क्या हो गए, ये कहलाएंगे ट्रेट्स। ये टॉल है या ड्वार्फ है, ये क्या है, ये ट्रेट्स है। तो एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हो सकते हैं। जैसे आई कलर की बात की जाए तो आई कलर क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ, लेकिन आई कलर कौन सा, ब्लैक या ब्राउन, वो क्या हो गया, वो हो गया ट्रेट्स। जैसे अगर हम आई कलर की बात करें, अगर हम किसकी बात करते हैं, आई कलर की बात करें यदि, तो आई कलर तो एक कैरेक्टर हो गया। आई कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, लेकिन आई कलर मतलब
कितने तरीके के आई कलर हो सकते हैं? तो ये हो गया ट्रेट कि ब्लैक आंखें हैं या ब्राउन आंखें हैं या नीली आंखें हैं, ये क्या हो गया? ये दोनों हो गए ट्रेट। यानी एक ही कैरेक्टर के ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इन्होंने 7 जोड़ा लक्षणों पर 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किया। किस पर? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किया। और उसके लिए उन्होंने किसको चुना? मटर के पौधे को चुना, जो कि उनको इजीली अवेलेबल था। ठीक है, उनका वर्किंग मेथड क्या था? मेंडल सक्सेस वाज आल्सो ड्यू टू हिज मेटिकुलस प्लानिंग एंड मेथड ऑफ वर्क। जो उनका काम करने का तरीका था, इसीलिए उनको सक्सेस मिली। उन्होंने एक टाइम पे, देखो, मटर का पौधा चुना, उसमें बहुत सारे लक्षण थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम एक साथ ही मैं इतने सारे लक्षणों पे काम करूंगा तो शायद रिजल्ट सही तरीके से ना दे पाऊं। तो इसीलिए उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो केवल बहुत सारे लक्षण दिखा रहा था पौधा, अपने फूलों का रंग भी दिखा रहा था, फलियों का कलर भी दिखा रहा था, फलियों का शेप भी दिखा रहा था, लेकिन वो केवल एक टाइम पे एक ही लक्षण पे काम कर रहे थे। ही स्टडीड ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, है ना। उन्होंने केवल एक कैरेक्टर पे एक समय में काम किया। ही यूज्ड ऑल अवेलेबल टेक्निक्स टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनडिजायरेबल पॉलन। जब इन्होंने क्या किया? इन्होंने F1 और F2 जनरेशन बनाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या किया? ये क्या करते थे, जब क्रॉस पॉलिनेट कराते थे तो ये बैगिंग और रीबैगिंग का सहारा लेते थे। ये किसका सहारा लेते थे? बैगिंग और रीबैगिंग का सहारा लेते थे, है ना। उसको उन्होंने स्टेमन्स को उन्होंने कट किया, उसके बाद बैगिंग कर दी, उसके बाद फिर से डिजायरेबल पॉलन से उसको पॉलिनेट कराया, उसके बाद फिर से क्या करी? रीबैगिंग कर दी। तब उनकी F1 जनरेशन जो है वो बनी थी क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा, है ना। ही अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स टू एनालाइज द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। उसके बाद उन्होंने जो उनको रिजल्ट मिले उसमें मैथमेटिक्स का भी यूज किया और उन्होंने स्टैटिक्स का भी यूज किया अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए। मेंडल सिलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। 7 जोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज किया। वो कौन कौन से थे? वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे बच्चों की स्टेम हाइट कैसी थी, वो ये देख रहे थे कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया। तो उन्होंने देखा कि जो तने की ऊंचाई थी वो कितनी थी। तो कैरेक्टर्स तो ये हैं और इनको आप यहाँ पे ट्रेट्स कहेंगे। ये जो हैं ये ट्रेट्स कहलाएंगे, ट्रेट्स, है ना। तो स्टेम हाइट के लिए उन्होंने देखा कि स्टेम हाइट टॉल है या ड्वार्फ है, यानी कि पौधा लंबा है या छोटा है। उसके बाद उन्होंने फ्लावर कलर को चूज किया कैरेक्टर के तौर पे। तो फ्लावर कलर को देखा कि मटर का जो फूल था वो बैंगनी रंग का था, वॉयलेट था या व्हाइट कलर का था। उसके बाद उन्होंने फ्लावर का पोजीशन देखा कि वो एक्सियल था फ्लावर का पोजीशन या टर्मिनल था। उसके बाद उन्होंने पॉड शेप देखा, यानी कि फलियों का आकार देखा कि इन्फ्लेटेड थी, चिपटी चिपटी फलियां थी या कंस्ट्रिक्टेड थी। इन्फ्लेटेड का मतलब मटर के दानों से फुल भरी हुई फलियां थी, या कंस्ट्रिक्टेड थी थोड़ी सी मतलब बहुत अच्छे से फूली हुई नहीं थी। या फिर उन्होंने पॉड का कलर चूज किया कैरेक्टर के तौर पे कि फलियों का रंग क्या था। फलियां जो मटर की थी वो ग्रीन कलर की थी या येलो कलर की थी। उसके बाद उन्होंने देखा सीड शेप, यानी कि फलियों को खोलने के बाद जो मटर के दाने मिले तो उन्होंने क्या देखा कि सीड कैसी थी? सीड उसका राउंड था या रिंकल्ड था, ऐसे राउंड था या रिंकल्ड था। पॉड कलर उन्होंने देखा कि पॉड कलर कैसा था, ऐसे ग्रीन कलर का पॉड था या येलो कलर का पॉड था। उन्होंने ग्रीन कलर का पॉड देखा या देखा कि मटर की फलियां जो थी वो येलो कलर में थी। उन्होंने और उसके अलावा क्या देखा? शेप में देखा उन्होंने कि कैसा था, मटर के दानों से भरा हुआ था एकदम या कुछ चिपटा सा था।
या कुछ चिपटा सा था, शेप देखा उन्होंने, फ्लावर का पोजीशन देखा, तो अलग अलग। और उसके बाद उन्होंने सीड कलर भी देखा कि सीड जो है वो ग्रीन कलर में था या येलो कलर में था। सीड भी देखा उन्होंने कि सीड ग्रीन कलर में था या येलो कलर में था। तो उनको कौन कौन से कैरेक्टर्स नजर आए, उसमें जो टॉल था वो डोमिनेंट था, जो वॉयलेट था वो डोमिनेंट था, लेकिन व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो थे वो रेसेसिव थे। जो एक्सियल फ्लावर था पोजीशन का वो डोमिनेंट था, और जो टर्मिनल था पोजीशन फ्लावर का वो रेसेसिव था। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, यानी कि वो नजर आया अगली पीढ़ी में, और रेसेसिव का मतलब अप्रभावी, जो मौजूद तो था लेकिन नजर नहीं आया। जो कैरेक्टर प्रेजेंट तो था लेकिन अपने आप को शो नहीं कर सका, यानी फिनोटाइप से, फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि फिनोटाइप में जो आपको दिखाई पड़ रहा हो आपकी आंखों से लक्षण, वो आपका फिनोटाइप हो जाता है, और जीनोटाइप वो जो जीन्स हैं उसके अंदर मौजूद, उसके आधार पे जीनोटाइप और फिनोटाइप को आप समझते हैं, है ना। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, यानी कि प्योर लाइन पी प्लांट्स पे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर दोज दैट अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन एंड शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, या इसको प्योर लाइन क्यों कहते हैं? प्योर लाइन का मतलब उसमें प्योरिटी होती है और लंबे टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन उसमें हो रहा होता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इंक्लूड्स इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या? मैनुअली रिमूवल ऑफ एंथर एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन पॉलिनेशन। जब रिमूवल ऑफ एंथर हुआ उसके बाद क्या हुई प्रोसेस? बैगिंग की प्रोसेस हुई, और बैगिंग की प्रोसेस के बाद जब पॉलिनेशन का टाइम आया तब पॉलिनेट कराया गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन कराया गया, और उसके बाद फिर क्या करा दी गई? रीबैगिंग करी गई। रीबैगिंग, है ना। रिमूवल ऑफ एंथर को हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ एंथर को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ एंथर क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से प्रोसेस हुई, रिमूवल ऑफ एंथर हो गया, इमैस्कुलेशन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ? इमैस्कुलेशन हुआ। पेरेंट जो था, आप जब इमैस्कुलेशन, वैसे तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक ही फूल में दोनों स्टेमन और एंथर पाए जाते हैं। एंथर और उसमें वो पाई जाती है ओवरी, है ना। चारों वॉल्स इसमें मौजूद होते हैं फूल में, लेकिन रिमूवल कर दिया एंथर का इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की, तब उसको हमने एक को मेल और एक को फीमेल समझ लिया। तो इसको हमने समझ लिया फीमेल पेरेंट और इसको हमने मेल समझा, ठीक है। अब इसका एंथर लेके ट्रांसफर ऑफ पॉलन कराया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन का पहले इसका एंथर करा, उसके बाद इसको क्या करी? बैगिंग कर दी। रिमूवल कर दिया एंथर का, फिर बैगिंग करी। उसके बाद पॉलन का ट्रांसफर करवाया डिजायर्ड प्लांट का, उसके बाद क्या करा? ट्रांसफर कराने के बाद फिर से रीबैगिंग कर दी। उसके बाद जो सीड्स मिले, ये सीड्स जो मिले F1 जनरेशन के, ये कैसे? F1 जनरेशन से फिलियल 1 जनरेशन के जो सीड्स मिले, उस सीड्स को इन्होंने फिर से बोया, है ना। बोने के बाद फिर देखा कि किस तरीके के पौधे निकले, है ना, किस तरीके के पौधे निकले। तो ये जो F1 जनरेशन थी, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक ही लक्षण को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया और एक ही लक्षण की स्टडी करी। मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट एंड कलेक्टेड ऑल द सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस, है ना। उन्होंने ये क्रॉस कराया, ये सारे के सारे सीड्स को उन्होंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद ही ग्रीव ऑल द सीड्स टू जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, है ना। ये जो थी ये फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के प्लांट्स बन के आए। फिलियल 1 जनरेशन, तो फिलियल 1 जनरेशन का मतलब क्या? माता पिता से जो संबंध होता है प्रोजेनी का, वो फिलियल 1 जनरेशन, है ना। He observed that all the plants are tall,
सिमिलर ऑब्जर्वेशन वर ऑल्सो फाउंड इन अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स। उन्होंने एक एक करके स्टडी किया, लेकिन अलग अलग सारे लक्षणों पर स्टडी किया। तो सारे अलग अलग लक्षणों पे उन्होंने देखा कि जो F1 जनरेशन बन रही थी, F1 जनरेशन के जो पौधे थे उसमें जो उन्होंने लक्षण सारे चूज किए थे, उसमें जो उन्होंने सारे लक्षण चूज किए थे, ये सारे लक्षण चूज किए थे, उसमें जो F1 जनरेशन का पौधा कैसा था, टॉल था। F1 जनरेशन के सारे पौधे टॉल थे। उनमें सब में जो फ्लावर कलर था वो वॉयलेट था। उनमें सब में फ्लावर का पोजीशन जो था वो एक्सियल था। उन सब पौधों में जो पॉड शेप था वो इन्फ्लेटेड था। पॉड कलर ग्रीन था। सीड शेप उनका राउंड था और सीड कलर जो था वो येलो था। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखाई पड़े, है ना। जो कैरेक्टर्स ये उनको पहले से नहीं पता था कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा, लेकिन उनको ये कैरेक्टर्स दिखाई पड़े। तो मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड। अब ये F1 जनरेशन बन गई। तो जब F1 जनरेशन बनी, तो F1 जनरेशन बनने के बाद ये क्या था, उन्होंने सबसे पहले ध्यान देंगे इमैस्कुलेशन कराया था। इमैस्कुलेशन कराने के बाद क्रॉस कराया था, है ना। क्रॉस कराने के बाद जो बीज मिले, उन बीजों को उन्होंने अपने फार्म में उगाया। दोबारा से उगाने के बाद उनको F1 जनरेशन के पौधे मिले। तो वो सारे के सारे पौधे कैसे थे, टॉल थे। सारे के सारे पौधे लंबे थे। जबकि उन्होंने जो क्रॉस कराया था उसमें एक टॉल प्लांट था, प्योर लाइन टॉल था, और एक प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट था। एक प्योर लाइन टॉल प्लांट था और एक प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट था। उसके बावजूद जब उन्होंने पॉलिनेशन कराया, तो पॉलिनेशन कराने के बाद सारे पौधे उनको कैसे मिल गए, सारे पौधे उनको मिले F1 जनरेशन में टॉल। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसा कैसा जादू हुआ कि पेरेंट्स में एक ड्वार्फ था एक टॉल था, उसके बावजूद भी मुझे सारे के सारे पौधे टॉल मिले। क्या कारण रहा होगा। उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग और सारे लक्षणों पर भी अपनाया, है ना। तो मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 प्लांट्स। उसके बाद इन्हीं F1 प्लांट्स को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, यानी कि सेम प्लांट के फ्लावर को दूसरे फ्लावर से सेल्फ पॉलिनेशन हो गया इजीली, एंड फाउंड दैट इन F2 जनरेशन। अब जो उनकी चिंता थी वो खत्म हुई, क्योंकि F2 जनरेशन में क्या हुआ, सम प्लांट्स आर आल्सो ड्वार्फ, सम प्लांट्स आर ड्वार्फ आल्सो। कुछ पौधे जो थे वो ड्वार्फ भी दिखाई पड़े थे, जो कि F1 जनरेशन में ड्वार्फ नहीं थे। द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स is 1/4 and tall plants of 3/4। जैसे कि जब 4 पौधे निकले F2 जनरेशन में, तो 4 में से 3 जो थे वो टॉल थे और एक उसमें ड्वार्फ प्लांट था, है ना। 3 जो थे वो टॉल प्लांट थे और एक उसमें ड्वार्फ प्लांट था। ठीक है। तो इसको समझने के लिए उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से हो रहा है कि टॉल प्लांट्स ज्यादा हो रहे हैं, ड्वार्फ बिल्कुल कम हो रहा है। तो क्या ये चीज कैसे समझी जाए। तो उसके लिए उन्होंने ये एक चेकर बोर्ड का यूज किया। उन्होंने किसका यूज किया, पुनेट्स स्क्वायर कहते हैं उसको, या चेकर बोर्ड कहते हैं। तो पहले उन्होंने ये देखा तो कि जिसको आप जीन्स कहते हैं, वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की सूचना होती है, वो जीन में होती है, और जीन्स को कोड करने वाले उसको क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। तो सेम जीन के स्लाइटली डिफरेंट रूप को आप एलील कहते हैं। उसके लिए सिंबल्स का यूज करना, है ना। तो जब यूज किया गया तो इस तरह से आया कि जब हमने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का वो कराया, क्रॉस कराया। प्योर टॉल का मतलब ये 2 एलील्स का यूज किया, और प्योर ड्वार्फ का मतलब स्मॉल टी यूज किया हमने। ठीक है। उसका क्रॉस कराया गया। ठीक है। तो गैमीट्स क्या बने, इसमें जो गैमीट बना वो बना टी, इसमें जो गैमीट बना वो क्या बना, टी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बना आपका, इस तरह से ये हुई F1 जनरेशन। ये मोनो हाइब्रिड टॉल, मोनो हाइब्रिड टॉल आए।
मोनोहाइब्रिड टॉल प्लांट्स है, ठीक है। अब इसमें इसके फिर से गैमीट्स बने, फिर से इसके गैमीट्स बने हैं ना, इसमें क्या हुई, सेल्फिंग कराई गई या इन ब्रीडिंग कराई गई, तो जो गैमीट्स बने वो बने टी और टी, ठीक है। अब यहाँ पे पुनेट का काम आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या कराया था उन्होंने मैथमेटिक्स का भी यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, और उन्होंने उसमें स्टैटिक्स का भी यूज कर लिया, है ना। तो उसको आप ऐसे समझेंगे कि जब प्लांट्स में हाइट के लिए एलील्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो क्या क्या हो सकते हैं। यदि प्योर लाइन होगा तो टी टी हो सकता है, जो दोनों लॉन्ग प्लांट्स के लिए होगा, जो टॉल प्लांट के लिए होगा। एक और क्या संभावना है कि जो आपका एलील्स हैं वो किस तरीके के हों, इस तरीके के हाइब्रिड हों, है ना। और क्या संभावना है कि यदि ड्वार्फ प्लांट होता है तो उसके इस तरीके से हों, ठीक है। 3 संभावनाएं हैं, लेकिन ये जो है ये क्या है, ये जीनोटिपिक, और जो दिखाई पड़ रहा था वो था फिनोटिपिक। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक का रेशियो पता करने के लिए उनको जो हेल्प लेनी पड़ी वो पुनेट स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ी। किसका, जीनोटिपिक, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है उसके बारे में हम कैसे समझेंगे। फिनोटाइप का मतलब कि जो लक्षण आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहे हों, जो बाहरी तौर पे आप देख सकते हैं, वो हो गया फिनोटाइप, बाहरी तौर से देखा जा सकने वाला, देखा जा सकने वाला। और जीनोटाइप का मतलब जो बाहर से देखा नहीं जा सके, बाहर से देखा ना जा सके। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी बच्चे के पापा सांवले हैं और मम्मी बहुत गोरी हैं, और बच्चा एकदम सांवला हो जाए, तो अपने पापा की तरह हो जाए, तो क्या कहेंगे, बाहरी तौर पे उसको देखा जा रहा है कि वो सांवला है, लेकिन क्या उसके अंदर गोरे वाले जीन्स नहीं है। तो हो सकता है उस बच्चे की जो अगली पीढ़ी है उसमें जो उनका जो दादा दादी हैं, उनका जो पोता हो या नाती हो वो एकदम मम्मी की तरह एकदम गोरा हो जाए। तो जो गोरापन था वो क्या था, जीनोटिपिक था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन उसके शरीर के अंदर प्रेजेंट था। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब, फिनोटाइप का मतलब कि बाहर से आपको दिखाई पड़ने वाले लक्षण, और जीनोटाइप का मतलब कि वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, और किस तरीके से एलील्स का जो बंधन बनेगा उससे डिसाइड होगा। तो इसमें जो टी टी था, ये क्या था, ये प्योर लाइन प्लांट था। टी जो था ये प्योर लाइन था, इसमें दोनों टॉल के गैमीट्स था, ठीक है। ये क्या था, ये हाइब्रिडाइज था, ये हाइब्रिड था। इसमें एक टॉल प्लांट था और एक प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट था। और ये क्या था, ये ड्वार्फ और ड्वार्फ था, ये ड्वार्फ ही था, है ना। तो इस तरह से आपने देखा। अब इसमें जीनोटाइप वाले प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा, अगर इस तरह से मान लीजिए ये टी टी जीनोटाइप है, ये क्या है, टी टी जीनोटाइप है। तो इसका जो सारे पौधे होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके टॉल, क्योंकि इसमें जो टी एलील है ना, कैपिटल टी, वो है आपका डोमिनेंट, है ना, ये डोमिनेंट है, इसलिए सारे टॉल होंगे। लेकिन जीनोटाइप इसका क्या है, जीनोटाइप पता करने के लिए फिर पुनेट स्क्वायर का यूज किया गया था, और पुनेट स्क्वायर के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये जाना कि किस तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप किसको कहते हैं, और टॉल और ड्वार्फ प्लांट का मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में अगले सेशन में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।